नमस्कार, शशिकांत आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का हिंदी का चौथा अध्याय अर्धनारीश्वर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या समझते हैं? अपना पक्ष रखें। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर में राष्ट्रकवि दिनकर ने नारी शक्ति की मर्यादा एवं महानता को दर्शाने का प्रयास किया है। इस प्रसंग में उन्होंने चर्चा की है कि यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच में न होकर कुंती और गांधारी के बीच में होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। दिनकर जी की इस उक्ति से मैं सहमत हूँ। प्रथम तो पुरुष स्वभाव से निष्ठुर और कठोर होता है। युद्ध के समय इसे इसका ध्यान ही नहीं रहता कि रक्तपात के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। दूसरे ऐसे अवसर पर नारियों में इस भावना की फिक्र होने की संभावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसा वे अपने बारे में सोचती है। ऐसा इसलिए कि नारियां पुरुषों के तुलना में बहुत निष्ठुर और कठोर हुआ करती हैं। कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्रों को राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन इतना तय है कि वे इसके लिए इतने बड़े रक्तपात को स्वीकार नहीं करती। दोनों चाहती थी कि युद्ध न हो, वार्ता से ही कोई न कोई रास्ता निकल आए। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज के लिए इसकी क्या सार्थकता है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। स्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। इतना ही नहीं, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत मिलता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होगी, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होगी। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। उसी प्रकार अगर नारी अपने में पड़ोस भाव का समावेश करे तो माता पिता दोनों की भूमिका निभाए तो समाज में पूर्णता का भाव होगा। वर्तमान युग में भी अर्धनारीश्वर की सार्थकता है। लेखक के अनुसार आज पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में स्त्री एवं पुरुष में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। संसार में सर्वत्र पुरुष हैं और स्त्री नारी समझती है कि पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों का अपनाकर अब समाज में स्तरण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है और विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। लेकिन आज नर और नारी में सामंजस्य की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। आज के युग में दोनों के समान अनिवार्यता है। नर एवं नारी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कार्य अधूरा है। नर काया है तो नारी उसकी छाया। आज नर नारी समान रूप से मिलजुल कर परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अतः अर्धनारीश्वर की कल्पना आज कहीं ज़्यादा सार्थक है। रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? रविन्द्रनाथ, जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद के चिंतन नारियों के प्रति भिन्न रहे हैं। इन कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी की गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी होती है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने झरा के विषय में यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी
को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। कवि रविन्द्रनाथ ने भी नारियों के बारे में कुछ ऐसे विचार दिए हैं। उनके अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, कीर्ति, वीर्य, बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। परंतु राष्ट्रकवि दिनकर उक्त कवियों एवं लेखकों के विचार से असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि नारियां अब अभिशप्त नहीं, यतियां का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खाना पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। अब नारी प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत है। अब वह पुरुषों की थकान की महाऔषधि बन गई है। अतः नारी और नर एक ही द्रव की ढीली दो प्रतिमाएं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। प्रारंभिक काल में दोनों बहुत समान थे, आज भी वैसा ही होना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है आंसर। पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया। वे प्रवृत्ति मार्गी हैं, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। व्यक्तित्व मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। आनंद, मैं जो धर्म चलाता था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अगला क्वेश्चन, स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या यह उचित है। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा अवहेलना करना है। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित सजताओं को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि यह विकार दोनों में है। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। अखेट एवं अखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश लिखें अथवा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में व्यक्त विचारों को स्पष्ट करें। उत्तर, दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष हैं, स्त्री। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि इस स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह स्त्रैण हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर दुखी है। यही नहीं, भारत समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविन्द्रनाथ, प्रेमचंद प्रसाद ने चिंतन से भी दुखी हैं। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया होता तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वे नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बनाने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही।
उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने को लेकर है। समाज ने भी नारी को भोग्य समझकर उसका उपभोग खूब किया। वसुंधरा भोगियों ने नारियों को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपभोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर नारी ही द्रव्य की दली दो प्रतिमाएं हैं। जिससे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। धन्यवाद। हिंदी का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑफलाइन के लिए कुमारटोली मसूरी में संपर्क कीजिए।